अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन इसके बाद नौबत यहां तक आई कि तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कॉल समेट कर एक रोज़ा एहतजाज में बदल गई और आज एक रोज़ा एहतजाज भी मौसर अंदाज में होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बज़ाहिर पीटीआई क़यादत की तकसीम ने इस एक रोज़ा एहतजाज को भी गैर मौसर करके रख दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई के कुछ रहनुमाओं का इस बात पर इसरार था कि एहतजाज के लिए इस्लामाबाद की जानिब पड़ाव किया जाए, लेकिन पार्टी की आदत ने रातों रात अपने फैसले को तब्दील कर दिया। यहां तक कि अडयाला जेल के बाहर एहतजाज के मामले पर भी पीटीआई में कशीदगी नजर आई। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने भी अडयाला में मुनासिब तादाद अरकान के जाने का ऐलान किया, जबकि इत्तलात के मुताबिक गुज़श्ता रात पीटीआई ने काफिले की सूरत में अडयाला जेल जाने का फैसला किया था। पीटीआई ने सुबह पॉलिसी बदली जिससे अरकान बेखबर निकले, यानी साफ दिखाई दे रहा था कि पीटीआई की क़यादत आज के एहतजाज पर वाज़ेह हिकमत अमली नहीं बना सकी। यहाँ तक कि ऐवान में तकरीरों के अलावा कोई खातिर खा एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराया जा सका और आज अडयाला के बाहर भी सिर्फ पीटीआई के मखसूस रहनुमाओं के जाने का फैसला हुआ, जबकि पीटीआई के ज़्यादातर अरकान पार्लियामेंट से केपी हाउस रवाना हो गए। और आज जब सलमान अकरम राजा को सहाफ़ियों ने घेरे में लेकर एहतजाज से मुताल्लिक सख्त सवालात पूछे तो सलमान अकरम राजा तसल्ली बख्श जवाब देने से कासिर रहे। अब एक तरफ सलमान अकरम राजा 5 अगस्त के एहतजाज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अंदर से एहतजाज को हैंडल करने पर सवालात खड़े किए जा रहे हैं। जैसा कि फैसल चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक चलाने का ये वक्त नहीं था। सर पटखने जैसा है कि हर 4 एहतजाज की कॉल दे दी जाए। अब पीटीआई के अंदर से आवाज़ उठ रही है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक चलाने का ये वक्त नहीं था। यहाँ तक कि पार्टी के कुछ रहनुमा मायूस होकर हुकूमत के साथ बैठकर मामलात को हल करने का मशवरा दे रहे हैं, यानी पार्टी के अंदर से एहतजाज और इसकी हिकमत अमली पर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है और हुकूमत भी इस एहतजाज को शक भरी नज़र से देख रही है। हुकूमत का मानना है कि तहरीक इंसाफ को उसी वक्त एहतजाज या धरना देना याद आता है जब मुल्क में अहम नौयत के मामलात चल रहे हों, जैसा कि आज 5 अगस्त है और कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। ऐसे में हुकूमत तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लगा रही है कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के लिए आज का दिन इसलिए चुना कि कौम को तकसीम किया जा सके। हुकूमती हलकों में तो इस एहतजाज को तनकीद का निशाना बनाना समझ में आता है, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं में भी इस एहतजाज पर तशवीश पाई जाती है। अब वाकिफ़ान हाल के नज़दीक तहरीक इंसाफ आज के एहतजाज से अपने मकासद हासिल करने में तो कामयाब नहीं हो सकी, अलबत्ता उसने अपना सियासी नुकसान ज़रूर किया है। वोटर्स और कारकुनान जो आज इस एहतजाज में आज के दिन शरीक हुए, मुमकिन है वो अब आइंदा किसी एहतजाजी कॉल में शरीक ना हो और यूँ तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। आज के एहतजाज में एक बात तो यकीनी नजर आई कि पार्टी की आदत का एक बार फिर फुकदान है। दूसरी जानिब ये भी हकीकत है कि अब रियासत ने यह तय कर लिया है कि वो 9 मई और 26 नवंबर की तरह कोई और सानहा रूनुमा नहीं होने देंगे। इसलिए हमने देखा है कि एहतजाज के मकामात पर भारी सिक्योरिटी तैनाती, जबकि कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का अमल भी जारी रहा। और सबसे अहम बात यह है कि आज ही के दिन जब तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी, ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई रहनुमाओं को डी सीट करना मानी खेज लगता है, क्योंकि 9 मई में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों से सजाएं पाने वाले पीटीआई अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने बड़ा इकदाम उठाते हुए ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब शिबली फराज को नाअहल करार देते हुए डी सीट कर दिया है। इसके अलावा साहबजादा हामिद रजा, राय हसन नवाज, जरताज गुल, राय हैदर अली, मेंबर पंजाब असम्बली अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही, राय मुर्तज़ा इकबाल को भी नाअहल करार दे दिया गया। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं पर नाअहली की तलवार चलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में पार्टी की आदत मजीद कमज़ोर हो सकती है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के अरकान को डी सीट करने के फैसले की टाइमिंग अहम लग रही है। ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ के एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, वैसे ही अरकान की नाअहली का सिलसिला भी चल निकला। अब ये वाज़ेह हो रहा है कि रियासत उलझाव और टकराव की सियासत पर कोई समझौता नहीं करेगी और अगर तहरीक इंसाफ ने जारहाना तर्ज सियासत ना बदली तो फिर हालात साजगार होने की बजाय मजीद बिगड़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि हुकूमत पीटीआई के इस एहतजाज को फसाद से तशबीह दे रही है। और इस हवाले से वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी मशवरा दे रही हैं कि वो अपने बच्चों को, जो वालिदैन है, वो अपने बच्चों को इंतशार और फसाद की सियासत से दूर रखें। इस वक्त इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब ने भी ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है कि पार्लियामेंटेरियंस थे, अडयाला जाना चाहते थे, जाने देते आपने पकड़ धकड़ शुरू कर दी। सर, मेरा तो ख्याल है वो असेंबली से ही नहीं निकलना चाह रहे थे और कभी एक दरवाज़ा खुलवा रहे थे, कभी दूसरी तरफ से, और कहीं पे भी अडयाला का ना इंटेंट था, ना इरादा था, ना रिजॉल्व था, ना शायद हिम्मत थी। जब इतनी भारी नफरी आप तैनात कर देंगे सर तो फिर डर नहीं, नफरी तो असेंबली के सामने हमेशा होती है। जब भी असेंबली का इजलास होता है, लोग गवाह हैं कि उसमें बाहर प्रिजनर्स वैन भी होती हैं, गाड़ियां भी होती हैं, दीगर एंटी रॉयट। लेकिन पकड़ धकड़ तो हुई है ना, वैसे भी
आज तो वैसे भी कश्मीर डे की वजह से कश्मीर पे प्रोटेस्ट था, तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ज्यादा थी हर जगह पे, चूंकि जाहिर है हर तरफ से लोग जो है उस प्रोटेस्ट में अपना एक एक वॉक थी एहतजाजी, जो फॉरेन ऑफिस से शुरू होकर तो टी चौक तक जानी थी, और इस किस्म के मामलात थे। तो सिक्योरिटी तो वैसे भी होती है। देखिए, अरकान असेंबली में जाते हैं तो पुलिस के हिसार से गुजर के जाते हैं, गेट्स पे सिक्योरिटी होती है, पुलिस होती नहीं है। तो राजा साहब, जो पकड़ धकड़ हुई है, वो पकड़ धकड़ तो जाहिर है कश्मीर के ऊपर को रैली की नहीं, सूरत में आने वालों पर तो नहीं थी। पकड़ धकड़ अगर किसी जगह पे थोड़ी बहुत कहीं, वो उनका ताल्लुक उनसे था कि जिनको सजाएं हुई हैं या जो ऑलरेडी कोई इश्तिहारी लोग हैं, उनकी तलाश तो हमेशा जारी रहती है। इत्तलात के तो मुताबिक क्रैकडाउन भी हो रहा है सर। अब होता ये है असल में कि जब कहीं पुलिस की नाकाबंदी होती है तो पुलिस तो तलाश में होती है उन सर्टिफाइड इश्तिहारियों के, या जो कोर्ट के जो होते हैं हुए कन्विक्ट्स। सर, जो पार्लियामेंटेरियन है कम से कम वो सर्टिफाइड इश्तिहारी तो नहीं हो सकते? नहीं, मेरी गुजारिश सुनिए, सर्टिफाइड से मतलब है कि जो अदालतों को मतलूब है। मैं कोई खुदा न ख्वास्ता सर्टिफाइड का कोई और मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जो लिखे पढ़े हैं, जिनको सजा हुई है, जो किसी केसेस में मतलूब हैं या वारंट्स उनके इश्यूज हैं, तो वो सर्टिफाइड का मतलब है कि वो वैसे मशकूक नहीं बल्कि सर्टिफाइड। अब वहां पे बहुत से ऐसे लोग वो किसी अंदरूनी खौफ की वजह से या किसी वजह से बाहर वहां से उस नाका के इलाके से नहीं गुजरते। तो अगर इस किस्म का कोई वाकया हुआ है तो उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एज सच पार्लियामेंट असेंबली इजलास में मैं भी मौजूद था, और जाते हुए भी सिक्योरिटी थी सारी उसी तरह हस्बे मामूल था, और वापसी पे भी ऐसे ही था जब इजलास खत्म हो। नहीं, लेकिन तो ऐसी पाकिस्तान कोई तहरीक इंसाफ के चीज जो पार्लियामेंटेरियंस असेंबली हैं के लिए, पूरे मुल्क से अरकान उनकी असेंबली के लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी, बल्कि स्पीकर साहब तक भी शायद वो गए और उन्होंने कहा जी कि हमें खदशे का इजहार किया, और इस टाइप का ये ह्यू एंड क्राई बनाना और टू मेक माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, ये तो पुराना वतीरा अच्छा, है। अब आज ही इससे पहले भी राजा साहब, आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस इंक्लूडिंग ऑपोजिशन लीडर डी सीट किया जाना, नाअहल करार दिया जाना, ये महज कोई इत्तफाक है? इसको क्या महज कोइंसिडेंस समझा जाए? देखें, अगर तो नाहल इस बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है कि वो बच्चे थे और अपनी गली में गुली डंडा खेलते हुए किसी की खिड़की के शीशे तोड़ दिए थे, और अदालत ने, इलेक्शन कमीशन ने इतनी बड़ी सजा दे दी, या दहशतगर्दी की कोर्ट्स ने जो है वो शीशे तोड़ने पे उनको क्रिकेट खेलते हुए उनको सजा दे दी, वो तो देखें लिंक करना एक बात है। अब बदकिस्मती से यहाँ पे लिंक क्या किया जाता है कि इन सजाओं को जो दहशतगर्दी कोर्ट से हुई, सरगोदा से हुई, फैसलाबाद से हुई, लाहौर से हुई, दीगर भी ज़ाहिर है फैसले आएंगे, जो केस इन प्रोसेस होते हैं उनके फैसले आते हैं, लेकिन इसको लिंक किया जा रहा है पिछले 2-3 हफ्तों से 5 अगस्त के उनके एहतजाज से। लेकिन ये बात वाइस वर्सा है। मैं पहले भी 1-2 प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि असल वाकया ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने आज से 4 माह कबल डेडलाइन दी थी, टाइम लिमिट दी थी दहशतगर्दी कोर्ट्स को, कि ये जो स्पीडी ट्रायल की कोर्ट्स हैं, कि जो स्पीडी ट्रायल करके फैसले देती हैं स्पेशल कोर्ट्स, ये फैसला 2 साल से इनकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इल्तवा का शिकार थे कानूनी मोशगाफियों की वजह से। कभी एक मुल्जम हाजिर नहीं है, कभी दूसरे का वकील हाजिर नहीं है, कभी तीसरे ने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नाअहल करने के लिए भी तो ड्यू प्रोसेस तो है ना सर, कि स्पीकर कोई रेफरेंस भेजे। इलेक्शन कमीशन तो तैयार बैठा था कि इधर से टीसी कोर्ट डिसीजन दे, उधर से मैं नोटिफाई कर दूं। मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश सुन। तो अब ये 2 चीजें लिंक की जा रही हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि 5 अगस्त का जो इन्होंने टाइमिंग दिया वो बुनियादी तौर पर इन एंटीसिपेशन ऑफ दिस एंटी टेररिस्ट कोर्ट डिसीजन था, क्योंकि उसका मुद्दत जो सुप्रीम कोर्ट की दी हुई थी, ये लिखा पड़ा रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये अगस्त में पूरी हो रही थी और ये फैसले आना शुरू हो गए। तो बेसिकली ये 5 अगस्त का एहतजाज अदालतों पे वो प्रेशर डालने का एक जो है वो एक तरीकाकार था, या एक वो था टैक्टिक था। अब दूसरी बात ये हो गई कि जी नाअहली का है, एज यू नो, कि जब किसी सरकारी मुलाजिम को, बड़ा वाज़ेह तौर पर आइन में लिखा हुआ है, ये 24वीं आईनी तरमीम से राजा साहब वो बात ठीक है, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि स्पीकर ने को रेफरेंस भी तो भेजना होता है ना सर, ड्यू प्रोसेस तो ये है ना। नहीं, मेरी गुजारिश सुने,
नहीं, बिल्कुल जो कन्विक्ट है और 2 साल से ऊपर की सजा है, वो ही सीजेस टू बी, वो अहल ही नहीं है असेंबली मेंबर का या किसी भी पब्लिक ऑफिस का, चाहे वो सरकारी मुलाजमत है। तो रेफरेंस की बात नहीं है। ये देखें आप, एक पुलिस के इंस्पेक्टर को या एक तहसीलदार को या असिस्टेंट कमिश्नर को जब कोर्ट से सजा होती है, द मोमेंट डिसीजन अनाउंस वो होता है और वो डिसीजन डिपार्टमेंटल एक्शन इंप्लीमेंट होता है ना होता सर, है, डिपार्टमेंटल एक्शन उसके होता है, साथ ही डिपार्टमेंट का भी उसके कोई ड्यू साथ प्रोसेस है। उसके साथ ही स्टिप ऑफ कर दिया जाता है। तो उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने उस कानून के मुताबिक किया। ये कोई ऐसी अनहोनी नहीं है, इससे पहले भी ये होता रहा है। जो सजाएं सुनाई गई थी हमारे दौर में भी हमारे लोगों को, तो उसमें भी इसी तरीके नहीं से नहीं, हुआ उसमें था। स्पीकर की तरफ से रेफरेंस भिजवाया गया सर, ड्यू आप प्रोसेस मुझे फॉलो जरा किया। बता दीजिएगा जब कि 100% कहाँ पे जब नवाज वो शरीफ एक साहब रूट की जरूर है। जी वो एक रूट जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कन्विक्ट की सजा जिसको होती है, उसकी आप अगर शराइत को देखें तो वो ही सीजेस टू बी होल्डर ऑफ अच्छा, पब्लिक आज ऑफिस, आजम चाहे नजीर वो तारड़ साहब जो लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने भी ये कहा कि जी ये रास्ता यहाँ से नहीं निकलेगा, बल्कि रास्ता हुकूमत से बातचीत से निकलेगा, बैठ के मामलात को हल करने से निकलेगा। तो क्या हुकूमत ऑफर कर रही है पीटीआई को, क्या ये बैठिए बातचीत करें? ये हुकू- ये हुकूमत ने अपनी ये ऑफर किसी लम्हे भी, यानी पिछले 10 बरसों की मैं बात कर रहा हूँ, आज की हुकूमत, माजी की अपोजिशन, उससे पहले की हुकूमत, ये वाली ऑफर किसी लम्हे भी विड्रॉ नहीं की। हमेशा से ये इंटैक्ट रही, वर्स्ट हालात में इंटैक्ट रही। ये उस वक्त भी इंटैक्ट थी जब इन्होंने धरना दिया हुआ था चीनी सदर की आमद से पहले 2014 में। ये उस वक्त भी इंटैक्ट थी जब हम जेरे अताब थे। और इसके बाद जब 18 की असेंबली बनी तो उस वक्त के लीडर ऑफ अपोजिशन ने खड़े होकर कहा कि जी जनाब वज़ीर आज़म आप आगे बढ़ें, मिसाक मईशत करें और हम आपके साथ हैं। बावजूद इसके हम जख्मी थे, सारे गिले शिकवे थे। ये उस वक्त भी इंटैक्ट थी जब प्राइम मिनिस्टर, आज के प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस ने फिर हाउस में कहा कि जी लीडर अपोजिशन जो है हमारे साथ चले। लेकिन अब ये दूसरी तरफ का बयानिया देखें कि कभी मुज़ाकरात अगर शुरू भी किए तो फौरी तौर पे यूनिलैटरली ख़त्म कर दिए, और हमेशा से ये कहा जी हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम किसी और को आवाजें दे रहे थे, कभी इस्टेब्लिशमेंट को, कभी दूसरे को। अब मुझे बताएं आइन की कौन सी क्लॉज है, अगर कोई 272 की बे की नंबर 1 है या 264 की या 132 की, कोई ऐसी क्लॉज में जिसमें लिखा हुआ हो कि मुज़ाकरात जो हैं वो कोई इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा या कोई फौज का या एयरफोर्स का जो है वो आके तो सियासी जमातों से मुज़ाकरात करेंगे। अब एक तरफ आप आइन की बहाली चाहते हैं, आप आइन की सरबलंदी का बयानिया लेते हैं, वो जो है सर डायलॉग बोलते हैं, ये और दूसरी रवायत है ना सर, ये रवायत है, लिखा कहीं नहीं हुआ, लेकिन ये रवायत फॉलो होती है। मुझे बताइए कि नहीं, आपके मैं दौर में यही ये कह रहा रवायत हूं, फॉलो नहीं होती रही सर? मैं यही कह रहा हूं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ आइन की सरबलंदी चाहते हैं जी, और उसकी, और दूसरी तरफ कह रहे हैं जी वो बातचीत राजा उनसे साहब कहते करनी आप भी यही थे। है। नहीं, आप छोड़े ना जी, मैं आज आप की भी, बात कर रहा हूँ आपके ना। लिए भी पीडीएम के वो चार्टर में 26 माजी की नकात दिए थे। मिसालें माजी की देंगे तो फिर मैं आज की सारी मामलात को जी 2018-19 के दौर से आज को जस्टिफाई कर दूंगा, लेकिन मैं उसे मुनासिब नहीं समझता। मैं आज की बात कर रहा हूँ कि जो भी कोई कहता था, लेकिन आज एक ही जुबान से दो बातें कहना ठीक। कि एक तरफ आइन की सरबलंदी और दूसरी तरफ जनाब फलां जनरल साहब से या फलां से बात करना, जब उन्होंने वजाहत से कह दिया कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, सियासतदान आपस में मुज़ाकरात करें, तो उसके बाद बैठे तो सही, आपके अगर वो पास मुज़ाकरात। लास्टली एंड वेरी क्विकली सर, आपके पास पीटीआई को देने के लिए क्या है? अब वो मुज़ाकरात करेंगे तो ठीक। उसके बाद देने के लिए जो वो मांग रहे हैं वो देने के लिए हमारे पास बिल्कुल नहीं है। किसी जो सजा याफ्ता शख्स की उसका तरीकाकार अदालतें, वो तो बिल्कुल देने के लिए नहीं है हमारे पास। उनको देने के लिए, इस मुल्क की तरक्की है, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक दूसरे के साथ जो है ठीक, पार्लिमान राजा में साहब आई अच्छा हैव टू किरदार टेक अ अदा वेरी कर। क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ। टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सहाफ़ी तजियाकार गौर भट्ट साहब ने भी ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज के एहतजाज, इसकी प्रोडक्टिविटी पे बात करेंगे। गौर भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और साहब सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज का जो शो था, या इसको शो डाउन के लिए, इसकी बुनियादी तौर पर रीजंस क्या थी? क्योंकि 5 अगस्त की तो बहुत शोरिश थी और बहुत ज़्यादा बाज़गश थी कि एहतजाज नहीं होगा बल्कि एहतजाज पीक पे होगा।
जो कुछ हुआ, क्या हुकूमती पकड़ धकड़ रिस्पॉन्सिबल है कि पीटीआई के लोग निकल नहीं सके? वो कहते हैं ये फैशिज्म है, ये फैशिस्ट गवर्नमेंट है, या फिर वजह को पीटीआई की अपनी सफों में तलाश करनी पड़ेगी? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। मैं आपसे गुजारिश शुरू की, ये एक वजह हो सकती है, ये कहा जा सकता है कि हुकूमत की तरफ से सख्तियां थी, लेकिन सख्तियां तो सर हमेशा ही होती हैं। ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि सख्तियां ना की जाएं। जो तहरीके इंसाफ के रहनुमा हैं, जो इस बात का क्लेम करते हैं कि जनाब 10 लाख बंदा जो है वो इमरान खान की कॉल पर निकलेगा और वो इस्लामाबाद पहुंचेगा और घेराव करेगा, सर वो 10 लाख बंदा कहाँ था आज? वो मतलब वो मेरा ख्याल है वो खलाई मखलूक ही होगी 10 लाख, जो कम से कम कैमरे की आंख ने तो नहीं देखी, हमने भी नहीं देखी सारा दिन लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद में या किसी और जगह के ऊपर। हालत ये थी कि जो इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था, उसमें जो उनके पार्लियामेंटेरियंस थे वो भी बाहर नहीं निकले, और फिर सलमान अकरम राजा लतीफ खुसा के साथ एक गाड़ी में बैठकर तो अडयाला जेल की तरफ चले गए कि शायद वहां पे कोई खबर बन जाए। तो ये मीडिया खेलने का सर एक सिलसिला है, जिसमें बाहर इमरान खान या उनकी जो पार्टी है वो इस हवाले से बड़ी कामयाब है कि मीडिया वो खेल रहे हैं, मीडिया में वो डिस्कस हो रहे हैं, मीडिया में उनकी गुफ्तगू होती है, जबकि ग्राउंड के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है, लेकिन मीडिया में वो कामयाब नहीं, लेकिन आज मीडिया में जो बात हो रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी की बात हो रही है या नाकामी की बात हो रही है? ये स्ट्रैटेजी पीटीआई के लिए प्रोडक्टिव हो रही है या काउंटर प्रोडक्टिव हुई गौर भट्ट साहब? अच्छा, मामला यह है कि आप डिस्कस हो रहे हैं, आप ये देखें कि डिस्कस आप हो रहे हैं, यानी इस वक्त पाकिस्तान के असल जो इश्यूज हैं वो डिस्कस नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान को जो इश्यूज हैं वो इंडिया से रिलेटेड हैं, पाकिस्तान के इश्यूज जो हैं वो जो तालिबान है उनसे रिलेटेड हैं, पाकिस्तान के इश्यूज जो हैं, चीनी महंगी है वो नहीं मिल रही मार्केट के अंदर। आपको नहीं लगता इसका फायदा तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को हो रहा है गौर भट्ट साहब? हो रही आपको नहीं लगता इसका फायदा तो फिर गवर्नमेंट को हो रहा है कि इन इश्यूज से जो डिस्ट्रैक्शन है वो क्रिएट हुई हुई है? देखिए, ये जो विन विन सूरत हाल है ना, ये सारे के सारे जो इस सिस्टम के स्टेक होल्डर हैं, जिसमें पीटीआई भी शामिल है, उन सब के लिए है सर। ठीक है, ये इसमें जो नुकसान में जा रहे हैं ना वो सर आप और मैं, क्योंकि हमारी तनख्वाहों से सबसे ज्यादा टैक्स कटता है और हमारा मामला डिस्कस नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये सारे का सारा मामला पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। पाकिस्तान का मुफाद इस बात में है कि ये इस बात पर कंसेंसस पैदा किया जाए कि महंगाई कैसे कम करनी है। इस बात पर पाकिस्तान का फायदा है कि ये कंसेंसस डेवलप किया जाए कि हमने टीटीपी के साथ किस तरह से निपटना है, इंडिया का थ्रेट है उसको किस तरह से लेके चलना है। हमने पाकिस्तान की जो अभी बहुत बड़ी हमने कामयाबी हासिल की है, अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है हमारे दुश्मन इंडिया के मुकाबले के ऊपर, तो हमें उसको उस कामयाबी को मजीद किस तरह से आगे बढ़ाना है ताकि हमारा जो दुनिया के अंदर एक अभी वकार हमारा बुलंद हुआ है वो मजीद बुलंद हो और पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत में मजीद इजाफा हो, यहाँ पर जो है सरमायाकारी आए, हमें इस तरफ जाना चाहिए। देखिए, ये बड़ी अच्छी डायमेंशन है जो आप दे रहे हैं, ये डायमेंशन दुरुस्त है। जाहिर है ऑपोजिशन का भी एक रोल होता है कि वो एक शैडो कैबिनेट लेके आए, जो ऑपोजिशन के रोल प्ले नहीं। आई एग्री विद दिस गौर भट्ट साहब, आई एग्री विद, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अल्टीमेटली जाहिर है हमने ये देखा है कि मुल्क के अंदर हम सियासी तारीख उठा के देख ले, ऑपोजिशन हुकूमतें गिराती नहीं है लेकिन कमजोर जरूर कर देती है। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत कमजोर हो रही है या हुकूमत मुस्तहकम हो रही है सर? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि हुकूमत कभी अपोजिशन कमजोर नहीं करती, हुकूमत खुद ही कमजोर होती है हमेशा अपनी हरकतों से। पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना, उसमें अगर आप देखें तो इमरान खान के साथ सारे ही थे, जनरल बाजवा भी थे, साकिब निसार भी थे, खोसा साहब भी थे, जनरल फैज भी थे, सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो इमरान खान के साथ थी और उनके पास ईवान के अंदर जैसे जैसे करके एक सीट भी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ कि ये सब लोग उनसे नाराज हो गए और वो फिर तरीके अदम एतमाद के नतीजे में उनकी छुट्टी हो गई। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये अपनी हरकतों से हुकूमतें जाती हैं, वो इसलिए हो गए ना सर कि सेम पेज नहीं रहा, ये सफा फट गया। तो अभी तो ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर है सर, देखिए ना, ये मेरी बात सुनिए, अगर सेम पेज नहीं रहा तो सेम पेज वाले लेकर आए थे, तो फिर इसका मतलब आप नहल है जो उनको अपने साथ कैरी नहीं कर सके।
बिल्कुल, मैं मैं अगेन यही कहूंगा, इस आज भी एज ऑफ नाउ डिफेंस मिनिस्टर यही कहते ही टेक्स प्राइड इन इट कि ये सेम पेज की गवर्नमेंट है, ये हाइब्रिड रिजीम है। मिसाली ताल्लुकात की बातें आज भी होती हैं, तो अल्टीमेटली तो फिर बुनियादी तौर पे तो इस पे डिपेंड करता है कि वो सेम पेज कब तक बरकरार रहता है, या मिसाली ताल्लुकात कब तक रहते हैं, या हाइब्रिड रिजीम कब तक रहता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें अपोजिशन का कोई रोल नहीं है। मौजूदा अपोजिशन जो है इतनी नाअहल है। अभी आप देखिए, चीनी का एक क्राइसिस चल रहा है कीमतों के हवाले से, ठीक है। मुझे बताइए कोई एक बयान इनका चीनी के हवाले से आया हो, किसी जगह पे इन्होंने एहतजाज किया हो चीनी के हवाले से? ये सोते हुए जो है वो पढ़े होते इमरान खान को रहा करो, उसके बाद बाहर निकलते इमरान खान को रहा करो, रोटी खाते इमरान खान को रहा करो, कोई काम हो वो कहते इमरान खान को रहा करो। तो इन्होंने अवाम की कोई बात नहीं की सर, इसलिए अवाम इनके साथ नहीं। अवाम बेवकूफ नहीं होते, अवाम सारा कुछ देख रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं। अगर इनकी बातों में आम आदमी के लिए कोई अट्रैक्शन होती, देखिए इमरान खान जेल में है, इससे किसी की जात को क्या फर्क पड़ा, मुझे बताइए। स्वाय चंद सौ जो इनके कारकुन होंगे जिनको इमरान खान से मोहब्बत होगी, उसके अलावा किसी को क्या फर्क पड़ा? सारे अपने अपने घरों में सो रहे हैं। हाँ, ये अगर बात करें कि यार महंगाई बड़ी हो गई है, भाई इसका हल निकालना है, हुकूमत हल नहीं दे रही, ये मजदूर की तनख्वाह रख दी 40,000 रुपया, तो यहाँ पे तो 20 भी नहीं मिल रही, इस पे बात करनी है। ये बात करें जनाब यहाँ पे लेबर लॉस पे अमल नहीं हो रहा, ये बात करें मजदूर की, दहकान की, हारी की, जो बेघर है उसकी बात करें। You have rightly pointed out, गौर भट्ट साहब, आज इसके बावजूद आजम नजीर तारड़ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि हम फिर दावत देते हैं, हल यहाँ से निकलेगा, हल बैठ के निकलेगा, बातचीत से अक्रॉस द टेबल निकलेगा। आपको क्या लगता है इसके बाद भी ये मीडिया ही खेलेंगे, अब न्यूज में ही रहेंगे, या मीडिया ही खेलेंगे? देखिए इनके मेरी बात सुने, हमने पहले भी अपोजिशन देखी हैं। ये जो आज हुकूमत में है, ये पहले अपोजिशन में थे, आप जानते हैं। ये पुरानी, ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं, ये 2-2.5 साल पुरानी बात है, ठीक है। और उस वक्त ये जरूर ये तहरीक चलाते थे कि जो है जरदारी साहब रहा हूं या मियां नवाज शरीफ साहब रहा हूं, ये जरूर इस बात के लिए जोर लगाते थे। लेकिन साथ ही साथ ये महंगाई की बात करते, साथ ही साथ ये आम आदमी के इंटरेस्ट की बात करते थे। यहां पर हमने ये देखा है कि ये बिल्कुल बजट पेश हुआ सर, किसी ने एक प्रॉपर कट मोशन पेश नहीं की। आप देखिए तो सही, पंजाब का बजट हो या फेडरल बजट हो, किसी ने बात ही नहीं की, ये आम आदमी की बात ही नहीं करते। अब इन्होंने क्या बात करनी, इमरान खान को रहा करो। ओ भाई, इमरान खान को रहा अदालतों ने करना है, इमरान खान को रहा शहबाज शरीफ के ऑर्डर पे कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो अदालत से सजा याफ्ता है। तो आप जो बात एंगेज करते हैं चीजों को, अपना सबसे आखिरी जुमला सबसे पहले अदा नहीं किया जाता। आप अदा जो है चीजों को यानी अपने साथ मिलाते हैं लोग। गौर भट्ट साहब, लास्टली आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। बिल्कुल लास्टली गौर भट्ट साहब, मुझे बताइएगा कि जाहिर है गेम ऑफ नैरेटिव्स है ना, अभी तक तो नैरेटिव ये कि बानी पीटीआई के साहबजादे आ जाएंगे, को बहुत बड़ी तहरीक चलेगी 5 अगस्त को ऐसे। अब गेम ऑफ नैरेटिव्स के अंदर अगला नैरेटिव किसके लिए तैयार रहना चाहिए? ऑपोजिशन के पास या तहरीके इंसाफ के पास क्या है? सर देखिए, तहरीके इंसाफ के पास उनका आखिरी कार्ड यही है कि किसी तरह उनके करण अर्जुन, सलमान और कासम आ जाएं, और फिर वो जनाब कहेंगे वो आ गए और वो तहरीक खिलाएंगे। जबकि वो जाहिर है, मेरा जाती इंफॉर्मेशन ये है कि तो वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्योंकि जाहिर है कि उनके लिए प्रॉब्लम है, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान उनके लिए सेफ प्लेस नहीं है। लेकिन बाहर उनको आना तो चाहिए, उनके वालिद साहब हैं, उनको कम से कम आके अपने वालिद की जो हाल अहवाल पूछना चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए। लेकिन अगर वो पॉलिटिकल तहरीक चलाने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था। तो इनकी तो उम्मीद अब यही। बहुत शुक्रिया, गौहर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर हर साल 5 अगस्त को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस अज़्म के साथ मनाया जाता है कि कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी को फरामोश नहीं किया जाएगा और भारत के गैर कानूनी, गैर जमहूरी और जाबिराना इक़दामात को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाता रहेगा। और आज पाकिस्तान में कश्मीरियों के साथ भरपूर तरीके से इजहार यकजहती किया गया। अरकान असम्बली ने कौमी असम्बली में भारत की जारहियत के खिलाफ करारदाद भी मंजूर की, जबकि हुकूमत भारत के मजालिम पर खुलकर अपनी राय का इजहार किया और कश्मीरियों को ये यकीन दिलाया कि वो तन्हा नहीं है। और आज इस साल को 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं जब भारत ने 5 अगस्त 2019 को बैनुल अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों
और अपने ही आइन की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर की आइनी हैसियत खत्म कर दी थी। भारतीय आइन का आर्टिकल 370 रियासत जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी हैसियत फराम करता था, जिसके तहत भारतीय पार्लियामान के बेशतर कवानीन रियासत पर लागू नहीं होते थे जब तक कि वहाँ की मकामी असम्बली उनकी मंजूरी न दे। यह आर्टिकल कश्मीरियों के शनाख्त, ज़मीन, रोज़गार और शहरियत के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराम करता था और गैर कश्मीरियों को वहाँ मुस्तकिल सुकूनत या ज़मीन खरीदने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन 5 अगस्त को भारत ने इंतहाई जाबिराना तरीके से न सिर्फ आर्टिकल 370 को मनसूख किया बल्कि रियासत को 2 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम कर दिया। इस फैसले से कबल वादी में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया, हज़ारों अफराद को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया, इंटरनेट और मवासलाती निज़ाम बंद किया गया और पूरी वादी को दुनिया से काट कर रख दिया गया। इस जाबिराना इक़दाम ने न सिर्फ कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक को पायमाल किया बल्कि ख़ुद भारत के आइनी और जमहूरी दावों की भी नफ़ी कर दी। भारत का ये इक़दाम एक तरफ़ा, गैर जमहूरी और गैर आइनी था, क्योंकि आर्टिकल 370 की मनसूखी सिर्फ रियासती असम्बली की मंजूरी से मुमकिन थी, जो उस वक्त मौजूद ही नहीं थी। इस इक़दाम के बाद वादी में जबर, खौफ और जुल्म का नया दौर शुरू हुआ, जहाँ आज़ादी इजहार पर पाबंदी, मीडिया का गला घोंटा जाना, पैलेट गन से नौजवानों को निशाना बनाना और शहरी आज़ादी को कुचलना मामूल बन गया था। दुनिया भर में भारत से इस गैर कानूनी इक़दाम की मजम्मत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों और चंद मगरबी ममालिक ने कश्मीरी अवाम वाले जुल्म और सितम पर शदीद तशवीश जाहिर की, जबकि पाकिस्तान ने भारत के इस गैर कानूनी इक़दाम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया। आलमी फोरम्स पर आवाज़ बुलंद की और कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए हर साल 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाने का ऐलान किया। भारत ने न सिर्फ आज़ादी को सल्ब किया बल्कि आबादियाती तब्दीली के खतरनाक मंसूबे पर अमल शुरू किया, जिसके तहत लाखों गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल जारी किए गए ताकि वहाँ की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदला जा सके। ज़मीन की खरीदो फरोख्त के कवानीन बदले गए, गैर मकामी अफराद को बसाया गया और कश्मीरियों की शिनाख्त को मिटाने की साजिशें की गई। ये सब अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी कवानीन की खुल्ला खिलाफ वर्जी है। लेकिन भारत के 6 साला जुल्म, बर्बरियत और जबर के बावजूद कश्मीरियों का हौसला बुलंद है, टूट नहीं सका और ना कभी तोड़ा जा सकेगा। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी की आड़ में अवाम पर बिलवास्ता टैक्स का भारी बोझ डाल रही है, जो फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में शामिल करके वसूल किया जाता है। फिर जाहिर है क्लाइमेट सपोर्ट लेवी के नाम पर आवाम पर मजीद बोझ डालने का सिलसिला भी देखा गया है। ये लेवी चूंकि बराह रास्त सारिफीन से ली जाती है, इसलिए महंगाई का असर आम आदमी तक फौरी मुंतकिल होता है और बाज़ हालात में आलमी मंडी में तेल की कीमत कम होने के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाता और यूँ हुकूमत की जानिब से बजट खसारा पूरा करने के लिए आवाम की जेबों से खामोशी से अरबों रुपये वसूल करने का सिलसिला बगैर किसी वाज़ेह सर्विस या सहूलत के बदले जारी रहता है। और हालिया दिनों में एक न्यूज़ वॉच डॉग की जानिब से यह दावा किया गया था कि हुकूमत मनमानी करते हुए किस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल करती है और किस तरह अपनी ख्वाहिश के लेवी आयद करती है। और अब एक दस्तावेज़ के मुताबिक मुल्क में माली साल 2024-25 के दौरान पेट्रोलियम लेवी की वसूली एक तारीखी संगे मील पर पहुंच गई, जहां पहली बार किसी एक माली साल में इस मद में रिकॉर्ड 1220 अरब 21 करोड़ 30 लाख रुपए की वसूली हुई है। ये ना सिर्फ एक मुल्की रिकॉर्ड है बल्कि इस रिकॉर्ड ने तो IMF के तखमीने को भी पीछे छोड़ दिया है, जो इस साल के लिए 1117 अरब रुपए लगाया गया था। और इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने IMF के तखमीने से 103 अरब रुपए से ज़ायद वसूल किए हैं। अगर पिछले माली साल की बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी की मद में हासिल शुदा महसूलात में खातिर खा इजाफा देखने को मिला है। जैसा कि माली साल 2023-24 में पेट्रोलियम लेवी की मद में 1019 अरब रुपए वसूल किए गए थे, जबकि इससे पिछले साल यानी माली साल 2022-23 में ये वसूली 580 अरब रुपए रही थी। इन 2 सालों के दरमियान 439 अरब रुपए का नुमाया फ़र्क नजर आता है, जिससे जाहिर होता है कि हुकूमत ने लेवी की शरह में इजाफा करके महसूलात में इजाफा मुमकिन बनाया है। इसके अलावा मौजूदा वक्त में पेट्रोल पर फ़ी लीटर 78 रुपये 2 पैसे और हाई स्पीड डीजल पर 77 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर के हिसाब से लेवी आयद की जा रही है, जो खित्ते में निस्बतन बुलंद शरह समझी जाती है। जिसके साथ साथ क्लाइमेट सपोर्ट लेवी के नाम पर भी 2.5 रुपये फ़ी लीटर इजाफी चार्ज वसूल किया जा रहा है। इन दोनों इकसाम की लेवी को मिलाकर सारिफीन को पेट्रोलियम मसनूआत पर भारी बोझ का सामना है, जो महंगाई के दबाव को मजीद बढ़ा सकता है। पेट्रोलियम लेवी हुकूमत के लिए गैर मामूली आमदनी का जरिया होती है, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू में शामिल होती है, यानी इसको सूबों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी यही वजह है कि हुकूमत इसे टैक्स इस्लाहात की बजाय आमदनी बढ़ाने का आसान रास्ता समझती है। लेकिन इसका मनफी पहलू यह है कि इसकी शरह में इजाफे से आवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ता है। ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा होता है। इसलिए हुकूमत को इस आमदनी के हुसूल में तवाज़ुन पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि अवामी फ़लाह और मालियाती इस्तेहकाम
दोनों मकासद हासिल किए जा सके। IMF के साथ किए गए मुआहिदों में पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाना एक अहम शर्त रही है ताकि बजट खसारे को कम किया जा सके, लेकिन रवा माली साल में हुकूमत की जानिब से IMF के हदफ से भी ज़्यादा लेवी हासिल करना बाज़ माहिरीन मईशत के नज़दीक एक काबिल ज़िक्र कामयाबी तो है, वहीं बाज़ के नज़दीक ये अवाम पर गैर ज़रूरी बोझ भी है। बहरहाल हुकूमत अवामी रद्दमल के बावजूद लेवी को एक मुस्तकिल आमदनी के अहम ज़रिए के तौर पर बरकरार रख रही है और रखेगी भी। मजमूई तौर पर माली साल 2022-23 से 2024-25 के दरमियान पेट्रोलियम लेवी में तकरीबन 2 गुना से ज़ायद इजाफा हुआ है, जो बताता है कि हुकूमत ने इस मद में महसूलात बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी है। रफ्तार जारी रही तो आइंदा बरसों में भी पेट्रोलियम लेवी से हासिल होने वाली आमदनी में मजीद इजाफा मुतवक्की है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।